नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वायुमंडल पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में देखते हैं वायुमंडल का तापमान। वायुमंडल के तापमान पर चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल का तापमान जो कम मात्रा में सौरिक विकिरण होता है कम मात्रा में तथा पार्थिव विकिरण ज़्यादा मात्रा में, इन दोनों से ही तापमान बढ़ता है वायुमंडल का। तो पार्थिव विकिरण से सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ता है वायुमंडल का, सौरिक विकिरण से कम बढ़ता है, लेकिन दोनों से ही वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने की कुछ विधियां हैं दोस्तों, जैसे विकिरण के द्वारा भी तापमान बढ़ता है, परिचालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, दबाव के द्वारा तथा वाष्पीकरण के द्वारा। इन विधियों के द्वारा भी तापमान बढ़ता है, जैसे विकिरण, परिचालन, संवहन, दबाव, वाष्पीकरण आदि के द्वारा भी तापमान बढ़ता है। और पार्थिव विकिरण में सबसे ज़्यादा तापमान, वायुमंडल का तापमान पार्थिव विकिरण से ही बढ़ता है और सबसे ज़्यादा इसी से बढ़ता है। तो सबसे पहले विकिरण पे चर्चा करते हैं। विकिरण किसे कहते हैं? तो विकिरण दो प्रकार का होता है, एक है सौरिक विकिरण, दूसरा है पार्थिव विकिरण। सौरिक जो विकिरण है, हमने बताया था 14% जो भाग अवशोषित करता है सौरिक विकिरण, सूर्य विकिरण का, तो वायुमंडल इससे गर्म हो जाता है। लगभग 14% भाग अवशोषित करता है वायुमंडल ऊर्जा का, विकिरण का। 14% भाग अवशोषित करता है लगभग, इससे ही भी वायुमंडल गर्म होता है। इसके बाद जो पार्थिव विकिरण है, लगभग 34% भाग वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए 34 और 10, तो कुल मिलाकर लगभग 48% विकिरण वायुमंडल में पहुंच जाता है टोटल, जिससे वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ जाता है। दूसरी विधि यह है परिचालन। जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में होता है, तो इसी को ही परिचालन कहा जाता है। तो परिचालन के द्वारा भी वायु का जो तापमान है, वायुमंडल का तापमान परिचालन विधि से भी बढ़ता है। तो अब देखते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ तापमान को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। कारक जैसे अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी, यह भी एक कारक है तापमान को प्रभावित करने का। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, समुद्री जलधाराएं, प्रचलित पवनें, सतह का ढाल, सतह का स्थल जल स्वरूप तथा मेघाच्छादन, ये विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखते हैं नोट, सर्वाधिक तापमान लीबिया में है। इस समय सर्वाधिक तापमान लीबिया में है। तापमान में देखा जाए तो वहाँ का एक क्षेत्र है लीबिया का अल अजीव, वहाँ 58 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। यूएसए का इस क्षेत्र है, यूएसए में वहाँ भी 57 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। लेकिन एक लीबिया का क्षेत्र है 58 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्षेत्र में तापमान पाया जाता है। उस स्थान का नाम है अल अजीव। यदि न्यूनतम तापमान के बारे में देखा जाए तो न्यूनतम तापमान एक स्थान है
जो अंटार्कटिका में पड़ता है वो स्टाफ, यहाँ -89 डिग्री 89 डिग्री -89 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। एक है बरखोयास, यहाँ 68 यानी -68 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। यानी तापमान सर्वाधिक एवं न्यूनतम के बारे में हमने देखा। तो जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अक्षांश या भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं अक्षांश। यह भी एक कारक है जो पृथ्वी से वायुमंडल तक जो क्षेत्र है पूरा गर्म करते हैं। तो ये भी एक कारक है। जैसे अक्षांश, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, क्योंकि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। कर्क से मकर के बीच में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल के तापमान में कमी आती चली जाती है। दूसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल में ऊपर जाने पर यानी क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। यानी समुद्र तल में ऊपर जाने पर यानी क्षोभ मंडल की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो तापमान में कमी पाई जाती है। यदि आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर यदि ऊपर चले जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। इसी को ही सामान्य ह्रास दर कहते हैं। जो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है और तापमान में जो कमी होती चली जाती है, इसी को ही सामान्य ह्रास दर कहते हैं। इसके बाद है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सम तापमान पाया जाता है, यानी समान तापमान पाया जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सम तापमान पाया जाता है, क्योंकि गर्मी में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में समान तापमान पाया जाता है। गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं पड़ती, सर्दियों में अधिक सर्दी नहीं पड़ती। यहाँ इसका उदाहरण है दिल्ली में दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है, लेकिन मुंबई में दैनिक और वार्षिक जो सम तापमान है वह बराबर होता है। तापमान मुंबई में सम तापमान पाया जाता है, लेकिन दिल्ली में दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक है। तो समुद्र तट से दूरी ये भी एक कारक है जो तापमान को प्रभावित करते हैं। अगला है तापांतर। यदि तापांतर पर देखा जाए तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, इसका कारण है जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जो समुद्र तट से दूरी इसलिए क्योंकि इसलिए यहाँ गर्मी कम सर्दी कम पड़ती है, तो इसमें तापांतर का मतलब अधिकतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान। इसका कारण है जो समुद्र है जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि धरातल तीव्रता से गर्म होता है, तीव्रता से ठंडा होता है। इसलिए धरातल पर तापांतर पाया जाता है, लेकिन समुद्र में सम तापमान पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का जो जल है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वहाँ सम तापमान पाया जाता है। क्योंकि सूर्य ताप पानी में 20 मीटर तक चली जाती है। जो सूर्य ताप है, सूर्य का ताप विकिरण है, समुद्र में यानी पानी में 20 मीटर तक चली जाती है, तो जल्दी यह गर्म नहीं होता, क्योंकि 20 मीटर तक जाता है तो यह जल्दी गर्म नहीं होता है। धरातल पर सूर्य ताप ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाता, यानी लगभग 1 मीटर तक ही जाता है,
तो 1 मीटर तक जाता है तो यह जल्दी से ठंडा भी हो जाता है और जल्दी से गर्म भी हो जाता है। तो सूर्य ताप जो है, सूर्य का विकिरण यानी समुद्र में 20 मीटर तक गहराई तक चला जाता है, लेकिन जो पृथ्वी पर धरातल पर सूर्य ताप 1 ही मीटर तक अंदर जाता है, तो जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। यह समुद्री जलधाराएं कुछ इनके कारण भी तापमान, ये भी कारक है वायुमंडल में ताप के, जो तापमान प्रभावित करते हैं वायुमंडल में। समुद्री जलधाराएं, कुछ ठंडी जलधाराएं हैं, तापमान एक कम कर देती हैं। जो ठंडी जलधाराएं तापमान कम कर देती हैं, गर्म जलधाराएं तापमान को बढ़ा देती हैं। ये भी एक कारक हैं, समुद्री जलधाराएं भी वायुमंडल को प्रभावित करने वाले। कुछ हैं प्रचलित पवनें, जैसे ठंडे क्षेत्रों से आने वाली पवन तापमान को कम कर देती है, तथा गर्म क्षेत्रों से आने वाली पवन तापमान को ज़्यादा गर्म कर देती है। तो पवनें हैं, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो सहारा से एक है सिरादो, सहारा से सिरादो, यानी देखा जाए तो यहाँ जाते समय इटली पड़ता है रास्ते में, तो इटली का क्षेत्र है, यहाँ बहुत ठंडा होता है यह क्षेत्र। तो उत्तर भारत में लू चलता है, तो यह एक गर्म है। तो जो गर्म हवाएं चलती हैं तो तापमान इससे बढ़ता है। यदि सहारा में देखा जाए तो एक है सिरादो, एक इटली की ठंडी धारा है, इससे तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि यह ठंडी धारा है, तो तापमान को थोड़ा बहुत कम भी कर देता है। इसलिए कहते हैं ठंडे क्षेत्रों में आने वाली पवन तापमान को प्रभावित कर देती हैं, यानी कम कर देती हैं। इसके बाद अगला कारक है सतह का ढाल। सतह का ढाल से भी देखते हैं क्या है। उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढालों पर अधिक तापमान मिलता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के, यानी उत्तरी गोलार्ध है, गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढालों पर अधिक तापमान मिलता है। यदि उत्तरी गोलार्ध में चले जाइए तो वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इनके दक्षिणी ढालों पर अधिक तापमान मिलता है, यानी दक्षिणी ढालों पर अधिक तापमान मिलता है। सूर्योन्मुख ढाल पर अधिक ताप होता है, सूर्य की तरफ मुख करने पर जो ढाल होता है वहाँ अधिक तापमान पाया जाता है, अधिक ताप होता है वहाँ। यानी सूर्य के दक्षिणी ढालों पर भी अधिक तापमान, सूर्य के मुख ढाल पर भी अधिक ताप पाया जाता है। इसके बाद है सतह का स्थल जल। सतह जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सतह जल्दी गर्म हो जाता है तथा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और जल है तो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यह भी सतह का स्थल जल भी एक प्रकार का कारक है जो वायुमंडल को प्रभावित करता है। और है एक मेघाच्छादन, यानी 27% मान ली देखा जाए तो बादल पहले ही खींच लेता है पृथ्वी का। सूर्य का तापमान, सूर्य का विकिरण और पृथ्वी दोनों का विकिरण बादल काफ़ी मात्रा में खींचता है। ये भी तापमान में कहीं न कहीं ये भी प्रभावित करने का कार्य करता है। मेघाच्छादन से भी, यानी बादल से भी प्रभावित होता है वायुमंडल का तापमान।